नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप और उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सितंबर 2023 के करंट अफेयर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने सितंबर माह के लिए आपके राष्ट्रीय घटनाक्रमों को डिस्कस कर दिया है। उसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है, आप लोग जा करके उस वीडियो को जरूर देखें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दोस्तों हमने कॉम्पिटिशन वॉर के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के लिंक को भी प्रोवाइड करा है, जहां पर आपके लिए डेली बेसिस पर द हिंदू और पीआईबी की जो करंट अफेयर्स होती हैं वो हिंदी में अपलोड की जाती हैं। साथ ही हम अपलोड करते हैं दोस्तों कुछ मोटिवेशनल पोस्ट जो कि आपके लिए नित नई ऊर्जा का काम करते हैं। दोस्तों, आज के इस करंट अफेयर्स के वीडियो में हम राष्ट्रीय स्तर पर हुए G20 शिखर सम्मेलन, जो कि 18वां शिखर सम्मेलन था G20 का, उस पर बात करेंगे। नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ और इसमें दोस्तों G20 समूह के जो 20 मेंबर कंट्रीज थे, वैसे तो मेंबर कंट्रीज 19 हैं, लेकिन एक यूरोपियन यूनियन आता है, इस बार अफ्रीकन यूनियन को भी शामिल किया गया है। तो 20 एक 21 जो समूह के सदस्य हैं उन्होंने नई दिल्ली में विजिट किया और हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी इसके होस्ट रहे और भारत के बहुत ही विशाल और अच्छे ऑडिटोरियम भारत मंडपम, जो कि प्रगति मैदान नई दिल्ली में स्थित है, वहां पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जिसकी झलकियां आप लोगों ने टीवी, अखबार, तमाम मीडिया, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से आपने जरूर देखा, सुना और पढ़ा होगा। तो इसी G20 पर विशेष एक वीडियो हम आपके लिए स्पेशल क्लास में क्यों लाए हुए हैं, क्योंकि G20 के सम्मेलन से आगामी परीक्षाओं में कोई ना कोई प्रश्न आपसे जरूर पूछा जाने वाला है, इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, आगामी यूपी का आरओ होने वाला है, साथ में यूपी पीसीएस 2024 की प्रीलिम्स इस बार लोग कह रहे हैं कि मार्च या अप्रैल में संभावित है, लेकिन अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऐसा नहीं आया है, इसलिए हम इसको एग्जैक्ट डेट तो नहीं मान सकते, लेकिन हाँ एक संभावित मान सकते हैं कि ऐसे इस समय में हो सकता है। साथ ही यूपीएससी सीएससी यानी कि आईएएस की जो प्रारंभिक परीक्षा होती है वह भी मई में है। तो दोस्तों, जो भी आगामी परीक्षाएं हैं राज्य स्तर पर और भी अन्य परीक्षाओं के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होगा। अब दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं और आप लोग 10-12 मिनट कहीं जाना मत, क्योंकि काफी मेहनत से, काफी रिसर्च के बाद ये वीडियो आपके लिए प्रिपेयर की गई है। तो चलिए आइए G20 के 18वें शिखर सम्मेलन जो नई दिल्ली में आयोजित हुआ उस पर विस्तार पूर्वक बातचीत करते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं काफी भव्य सा जो भारत मंडपम आपको दिख रहा है, काफी भव्य है। यहीं पर आयोजित हुआ था G20 का 18वां शिखर सम्मेलन। ये नई दिल्ली के प्रगति मैदान में इस तरह का ऑडिटोरियम बना हुआ है, बहुत बड़े बड़े कई हॉल बने हुए हैं। तो उनमें से एक हॉल के बाहर नटराज की प्रतिमा और भी बहुत सारे जो भारत के कल्चरल जो चीजें हैं वो लगाई गई थी। तो आइए इस सम्मेलन पर विस्तार पूर्वक बातचीत करते हैं। दोस्तों, विश्व की विकसित एवं उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह है G20। ठीक है, अब G20 के बारे में आपको इतना अभी फिलहाल जानना चाहिए, आगे हमने पूरी हिस्ट्री बताई हुई है G20 की। तो G20 क्या है? विश्व की विकसित एवं उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है, जिसका 18वां शिखर सम्मेलन 9 से 10 सितंबर 2023 को भारत में पहली बार, याद रहे, भारत में पहली बार G20 का ये शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। कहां पर? नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया आपको, सिंपल था। अब इस सम्मेलन की थीम आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। थीम आप लोग याद रखें, वैसे तो बहुत ज्यादा हाईलाइट हो चुका है थीम, तो आप लोगों को पहले ही याद हो गई होगी, लेकिन फिर भी हमें बताना आवश्यक है, अगर कहीं से आपको कहीं से मिस हो गया हो तो याद हो जाए। तो वसुधैव कुटुंबकम, जो कि हमारे जो है प्राचीन वाक्य है, वसुधैव कुटुंबकम, जिसका अर्थ है वन अर्थ, यानी कि एक पृथ्वी, वन फैमिली, एक परिवार, और वन फ्यूचर, एक भविष्य। एक पृथ्वी,
एक परिवार और एक फ्यूचर, एक भविष्य। वसुधैव कुटुंबकम का दोस्तों अर्थ ही होता है कि पूरी पृथ्वी एक परिवार है। ठीक है, हमारा बड़ा ही प्रसिद्ध पौराणिक वाक्य है वसुधैव कुटुंबकम। दोस्तों यहां पर G20 का लोगो आपको दिख रहा होगा। तो ये जो कमल का फूल है उस पर टिकी हुई पृथ्वी और G20 पृथ्वी को जीरो इन्होंने बनाया हुआ है, इस तरह से डिजाइन किया गया है और वसुधैव कुटुंबकम थीम यहां पर आपको दिख रही है। दोस्तों इस सम्मेलन की अध्यक्षता भारत को 17वें शिखर सम्मेलन के दौरान प्राप्त हुई थी। कहां पर? बाली में। कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए। तो भारत को जो 17वां शिखर सम्मेलन हुआ था इंडोनेशिया के बाली में, वहां पर भारत को इसकी अध्यक्षता सौंपी गई थी। किसकी? G20 की। ठीक है, इतना आपको याद रहे कि G20 की अध्यक्षता भारत को बाली के अंदर, इंडोनेशिया के अंदर सौंपी गई थी, जहां पर G20 का 17वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर है। 17वां शिखर सम्मेलन G20 का आप लोगों को याद होना चाहिए, इंडोनेशिया के बाली में आयोजित हुआ था। 17वां याद करने के लिए क्यों कह रहा हूं? क्योंकि नीचे एक टर्म है वो आपको मैं समझाऊंगा, इससे आपको समझ आने वाला है। अब G20 समूह का 19वां शिखर सम्मेलन, कौन सा? 19वां शिखर सम्मेलन कहां होना है? ब्राजील की अध्यक्षता में रियो डी जेनेरिया में आयोजित किया जाना है 2024 में। तो आपको एक चीज समझ आई कि 17वां शिखर सम्मेलन कहां हुआ? इंडोनेशिया के बाली में। 19वां शिखर सम्मेलन होना है ब्राजील के रियो डी जेनेरिया में, ब्राजील अध्यक्ष होगा। और 18वां शिखर सम्मेलन दोस्तों आप जानते हैं, 18वां शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित हो चुका है नई दिल्ली में। तो ये 3 शिखर सम्मेलन आपको समझ में आ गए। 17वां बाली इंडोनेशिया, 18वां नई दिल्ली, 19वां रियो डी जेनेरिया ब्राजील में। ठीक है, अब ये 3 चीजें, 3 सम्मेलन आपको याद हो गए, अगला, पिछला और होने वाला, मतलब अभी वर्तमान, सॉरी। ठीक है, अब यहां पर एक टर्म आता है ट्रॉइका। ट्रॉइका मतलब दोस्तों होता है 17वां, 18वां, 19वां, यानी कि पिछला, वर्तमान और अगला सम्मेलन को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? ट्रॉइका। ट्रॉइका शब्द से संबोधित किया जाता है। यहां पर आप एक चित्र के माध्यम से, ग्राफिक्स से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए 2022 में 17वां शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया के बाली में आयोजित हो चुका है। 18वां शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में 2023 में नई दिल्ली में हो गया। फिलहाल दिसंबर तक के लिए भारत G20 का अध्यक्ष बना रहेगा। अब 19वां शिखर सम्मेलन आयोजित होना है 2024 में ब्राजील में। अगर हम तीनों को मिला दें तो बन जाता है ट्रॉइका। ये तीनों मिलाकर के जो G20 के प्रेसिडेंट्स हैं, ये तीनों मिलाकर के इसको बनाते हैं ट्रॉइका को। समझ गए? अब ट्रॉइका समझ में आ गया, तीनों सम्मेलन समझ में आ गया, इसकी थीम आपके लिए समझ में आ गई। आइए और आसान बनाते हैं G20 को और आगे बढ़ते हैं। अब इस सम्मेलन में दोस्तों कुछ मुख्य बातें हुई, इनके बारे में भी हम आइए देख लेते हैं। अफ्रीकी संघ है दोस्तों, ठीक है, अफ्रीकी संघ, जिसे G20 का कौन सा मेंबर बनाया गया? 21वां सदस्य इस सम्मेलन में बनाया गया। तो पहला पॉइंट जो G20 में हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो यही है कि अफ्रीकी संघ को G20 का 21वां सम्मेलन बनाया गया 18वें शिखर सम्मेलन के दौरान, जो कि भारत में आयोजित हुआ। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। दोस्तों यूरोपीय संघ के बाद आप जानते हैं कि G20 के अंदर 19 देश हैं और एक संघ है जो यूरोपीय संघ है। तो 20 मेंबर हो गए G20 के और 21वां हो गया कौन सा? यूरोपीय संघ। तो यूरोपीय संघ के बाद अफ्रीकी संघ G20 में सदस्य के रूप में शामिल होने वाला दूसरा संघ है। पहला संघ यूरोपियन यूनियन यानी कि यूरोपियन संघ और दूसरा संघ अफ्रीकी संघ। ठीक है, इतनी समझ में आ गई बात। अब दोस्तों अफ्रीकी संघ के अंदर कितने देश हैं? 55 देश।
तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर 55 देश है, तो ये 55 देश मिलाकर के एक संघ बनाते हैं जिसका नाम है अफ्रीकी संघ, जिसे 18वें शिखर सम्मेलन G20 के दौरान इसका G20 का सदस्य राष्ट्र बनाया गया। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, अफ्रीकी संघ के सदस्य बनने से G20 के सदस्यों की संख्या अब हो गई बढ़कर 21, जबकि पहले 20 ही थी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। 20+1 अफ्रीकी संघ एक मिल गया, तो अब 21 G20 के मेंबर हैं। तो ग्रुप ऑफ 20 G20 को अब ग्रुप ऑफ 21 बनाना पड़ेगा इन लोगों को। ठीक, फिलहाल अभी G20 ही इसका नाम है। दोस्तों, इस सम्मेलन के दौरान मुख्य मुद्दे क्या क्या रहे ये आपको देख लेना है। खाद्य सुरक्षा, जलवायु, ऊर्जा, विकास, स्वास्थ्य एवं डिजिटलाइजेशन इस शिखर सम्मेलन के दौरान प्रमुख मुद्दे रहे। क्या क्या? खाद्य सुरक्षा, जलवायु, ऊर्जा एवं विकास तथा स्वास्थ्य और डिजिटलाइजेशन इस शिखर सम्मेलन के दौरान वो हाईलाइटेड मुद्दे थे जिन पर इस सम्मेलन में बातचीत की गई। अब दोस्तों, अगली बात हमारे लिए थोड़ी सी और इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। सम्मेलन के दौरान एक वित्त संबंधी जो बैठक हुई उसमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि डीपीआई के जरिए निर्धन एवं विकासशील देशों में वित्तीय समावेशन कार्यक्रम चलाने के भारत द्वारा प्रस्तावित जो एजेंडा था उसे G20 के सदस्य देशों ने इस सम्मेलन के दौरान क्या किया? मंजूरी दे दी। देखिए दोस्तों, भारत चाहता है कि जो ऐसे देश हैं जो निर्धन हैं और विकासशील हैं उनके अंदर फाइनेंशियल इंक्लूजन कार्यक्रम चलाया जाए, जिनके लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एक व्हीकल का काम जरूर कर सकता है। ठीक है, तो इसको इस सम्मेलन के दौरान सहमति जो सदस्य राष्ट्र हैं उन्होंने दे दी। दोस्तों, भारतीय एजेंडे में एक और चीज शामिल थी, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक यानी कि MDB। इसके प्रारूप में परिवर्तन कर उसे और अधिक मजबूत बनाने की बात भी भारतीय एजेंडे के अंदर शामिल की गई थी, तो भारत ने इस पर भी बातचीत की। वित्तीय समावेशन के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक के बारे में ये भारत के दो विशेष मुद्दे रहे थे इस सम्मेलन के दौरान। तो आई होप आपको ये G20 समझ में आ रहा होगा। आइए चलिए और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, G20 सम्मेलन में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन ये काफी इंपॉर्टेंट है। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन यानी कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस GBA का गठन किया गया, जो भारत के नेतृत्व में की गई एक पहल है। तो वैश्विक जैव ईंधन जो गठबंधन है वो किसके नेतृत्व में किया गया एक पहल है? भारत के नेतृत्व में की गई एक पहल है। तो वैश्विक जैव गठबंधन जो पहल है उसको भी उसका गठन किया गया G20 कार्यक्रम के दौरान। अब दोस्तों, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन है, इसका उद्देश्य आप लोगों को देख लेना है। तो इसका उद्देश्य क्या है? जैव ईंधन के अंगीकरण को बढ़ावा देना, इसके लिए सरकारों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों और उद्योगों का एक गठबंधन भी विकसित करने पर बातचीत करेगा वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन। ठीक है दोस्तों, तो इतना आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन क्यों बनाया गया और ये किसकी पहल है। अब दोस्तों, इस गठबंधन के अंदर शुरुआत में कितने देश हैं? 9 आरंभिक राष्ट्र हैं, जिसमें भारत, अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, इटली, मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात शामिल है। ठीक है, ये 9 देश इस गठबंधन में अभी आरंभिक रूप से शामिल हैं। आगे इसको बढ़ाया जाएगा। जानते हैं आप, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई गठबंधन या अलायंस जब बनता है तो इसमें इसके उस अलायंस के उद्देश्य के फेवर में बात करने वाले देशों को ज्यादा से ज्यादा इस जो गठबंधन होता है उसका मेंबर बनाया जाता है। तो सदस्यों की संख्या घटती बढ़ती रहेगी, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल
जो आरंभिक सदस्य हैं, इनिशियली जो शामिल हुए हैं, इनको आपको याद रखना है, जिसमें भारत अपना देश मुख्य नेतृत्वकर्ता की भूमिका में इसमें है। अब दोस्तों G20 के अंदर एक महत्वपूर्ण जो मुद्दे पर बात की गई और महत्वपूर्ण एक गलियारा विकसित किया गया, गलियारा विकसित करने पर बात की गई, विकसित नहीं हुआ, सॉरी, भारत मध्य पूर्व आर्थिक गलियारा, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा इसको बोलेंगे, ठीक है, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा। अब इस गलियारे के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद मैप में पूरी लोकेशन के साथ इस गलियारे को आपको दिखाऊंगा, तो आपको ये गलियारा जो भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा है समझ में आएगा। दोस्तों, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा की स्थापना के लिए भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, इटली की सरकारों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। याद रखना है कौन कौन इसमें शामिल है, भारत, अमेरिका, सऊदी अरबिया, यूरोपियन संघ, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई, फ्रांस, जर्मनी और इटली। ठीक है दोस्तों, तो इतने देशों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे के मुद्दे पर। ठीक है, ये चीज आपको समझनी चाहिए। दोस्तों, IMEC यानी कि भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट जो और यूरोप कॉरिडोर है, वो एक वैश्विक अवसंरचना और निवेश के लिए क्या है, पार्टनरशिप है। समझनी चाहिए आपको यहां पर ये बात कि क्या है ये वैश्विक अवसंरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए और इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक क्या है, साझेदारी है, पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट PGII नामक एक व्यापक पहल का हिस्सा है भारत मध्य पूर्व आर्थिक गलियारा। भारत मध्य पूर्व आर्थिक गलियारे के अंदर क्या अवसंरचनाएं बनेंगी जिसमें निवेश किया जाएगा, और इस अवसंरचना और निवेश के लिए एक पहल है जिसका नाम है पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट PGII। इसी के अंतर्गत बनेगा भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा। आई होप अब आपको ये बात अच्छे से समझ आई होगी। आइए इस IMEC के बारे में और ज्यादा जानते हैं। दोस्तों, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा भारत मध्य पूर्व और यूरोप को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना है, यानी कि अवसंरचना जो होती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एक प्रोजेक्ट है। समझ गए ना, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में के लिए निवेश किया जाएगा, तो वो बात तो मैं आपको पहले ही बता दिया, तो ये इतना यहाँ पर आपके लिए हाईलाइट कर दिया, थोड़ा सा आसान रहेगा। इस परियोजना का लक्ष्य क्या रहेगा वो आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। इस परियोजना के लक्ष्य में शामिल रहेगा रेलवे और समुद्री मार्गों सहित परिवहन गलियारों का एक नेटवर्क स्थापित करना इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य होगा, जिसमें रेलवे और समुद्री मार्ग शामिल होगा। अब इस गलियारे को चीन का जो इसी तरह की परियोजना है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसकी एक प्रतिक्रिया यानी कि काउंटर बैलेंस के रूप में देखा जा रहा है इस परियोजना को, यानी कि IMEC को, जो कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है। दोस्तों, यह एक वैकल्पिक बुनियादी ढांचा नेटवर्क प्रदान करता है BRI के लिए, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए। अब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बाद, अब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की काफी चर्चा हो चुकी है। आप जानते हैं कि चीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके पूरी दुनिया के देशों को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंडेबल बनाना चाहता है, अपनी सड़कें वो बना रहा है, भारी भरकम निवेश कर रहा है देशों के अंदर, तो उसी तरह की ये एक परियोजना है। ठीक है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर को आप मैप के अंदर थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ये इंडिया है, इंडिया से
कोई चीज शुरू होती है। मुंबई से, ये मुंबई की ही लोकेशन दे रहा है, क्योंकि पोर्ट सिटी है मुंबई, उसमें भारत के सागर तट पर स्थित है, तो मुंबई की लोकेशन, यहां पर मुंबई लिखा भी है। मुंबई से चल के गया यूएई, ये जबेल अली पोर्ट पर, ये पोर्ट ही होगा जो एकदम तटवर्ती क्षेत्र में स्थित होता है, वो पोर्ट ही होता है। फिर यूएई के एक और अल गुआफात जो पोर्ट होगा, वहां पर भी जाएगा, ये भी ये फारस की खाड़ी में है, ठीक है, ये फारस की खाड़ी है जहां पर अभी मैंने पेन चलाया। उसके बाद जाएगा सऊदी अरबिया, फिर सऊदी अरबिया के रियाद, फिर आगे सऊदी अरबिया के हदीथा, और उसके बाद इजराइल का हैफा, फिर यहां पर आपको ग्रीस दिख रहा होगा, ग्रीस यहां पर। तो ये यहां इतनी दूर, यानी कि भारत के जो सामानों की पहुंच, यानी कि भारत को एक रीच देना चाहता है ये प्रोजेक्ट, मिडिल ईस्ट, पूरा ये मिडिल ईस्ट के अंदर और यूरोप। अब ग्रीस पहुंच गया भारत, तो यूरोप तो पहुंच ही जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आईएमईसी यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर बनाया जा रहा है। तो आई होप ये परियोजना आपको अच्छे से समझ में आई। विस्तार पूर्वक मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सब आगामी एग्जाम के अंदर आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए आइए G20 पर और ज्यादा बातचीत करते हैं। अब भारत ने इस सम्मेलन के दौरान अपने सांस्कृतिक धरोहरों का प्रदर्शन किया कल्चरल डिप्लोमेसी के तहत। सांस्कृतिक जो डिप्लोमेसी है इंडिया की, उसको यहां पर शोकेस किया गया G20 सम्मेलन के दौरान। यहां पर लिखा है शोकेसिंग इंडियाज हेरिटेज टू द वर्ल्ड, यानी कि भारत ने अपने जो धरोहर हैं वो दुनिया को दिखाया। यहां पर नटराज की मूर्ति सम्मेलन के ऑडिटोरियम में लगे होने का, जो हॉल के दरवाजे पर लगे होने का मतलब ही यही है कि भारत अपने कल्चरल हेरिटेज को का शोकेस दुनिया के सामने करना चाहता था, ठीक है। अब इस सम्मेलन के दौरान कौन कौन सी कल्चरल साइट्स और कौन कौन सी कल्चरल चीजों को भारत ने दुनिया को दिखाया, तो इस पर सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो पहले ही बता देते हैं कि अनुभव मंडपम से प्रेरित था भारत मंडपम, पहला ही चीज है भारत मंडपम। दूसरा, भगवान नटराज की जो कांस्य की चोलकालीन प्रतिमा होती है, क्योंकि तो काफी फेमस प्रतिमा है ये वाली, इसको दिखाया। दूसरा, उड़ीसा के सूर्य मंदिर का कोणार्क चक्र, जहां पर मोदी जी अपने गेस्ट से मुलाकात करते थे, फोटो खिंचवाते थे, वो आपको इमेज याद होगी, मीडिया के अंदर काफी चली थी। और उसके साथ ही नालंदा विश्वविद्यालय की छवि भी थी, पृष्ठभूमि के रूप में प्रयुक्त थी कोणार्क चक्र के बैकग्राउंड में। उसके बाद दोस्तों, तंजावुर पेंटिंग और ढोकरा कला, इसका भी शोकेस किया गया था G20 कार्यक्रम के अंदर। साथ में बोधि वृक्ष के नीचे स्थापित भगवान बुद्ध की एक पीतल की मूर्ति थी, उसका भी शोकेस किया गया। उसके बाद विविध सांस्कृतिक विरासत, जिसमें हिंदुस्तानी लोक संगीत और कर्नाटक, ये सब भक्ति संगीतों का भी प्रदर्शन इस कार्यक्रम के दौरान किया गया था भारत के द्वारा। तो आई होप आपको ये जो चीजें हैं आपको इसलिए याद रखनी चाहिए क्योंकि बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम के अंदर जरूर पूछा जाने वाला है, ठीक है। तो आइए और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। अब G20 का थोड़ा सा स्थापना वगैरह बैकग्राउंड हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत हम लोग कर लेते हैं। तो G20 दोस्तों एशियाई वित्तीय आर्थिक संकट के बाद वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 1999 में स्थापित किया गया एक समूह है, जिसका कोई भी स्थायी सचिवालय नहीं है, यहाँ पर ये चीज लिखी हुई है। और सदस्य राष्ट्रों की संख्या 19 है और एक यूरोपीय संघ है, जिसको मिला करके 20 सदस्य राष्ट्र बनते हैं G20 के। अब तो एक और शामिल किया गया अफ्रीकी संघ, तो अब G20 नहीं G21 हो गया। याद रखना है कि आसियान ये चीज याद रखनी है यहां पर आपको कि कोई भी स्थायी सचिवालय नहीं है, और इस G20 का अतिथि देश है, स्थायी अतिथि है, ठीक है, परमानेंट गेस्ट है कौन? स्पेन, ठीक है, स्पेन परमानेंट गेस्ट है, याद रखना है।
G20 शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इसके बारी बारी से चक्री क्रम में एक अध्यक्ष बनाया जाता है हर वर्ष, एक वर्ष के लिए, जिसके यहाँ बहुत सारे कार्यक्रम, G20 की बहुत सारी मीटिंग्स आयोजित की जाती है। अब 2023 की अध्यक्षता भारत ने की थी। थीम आपको याद है, थीम बताने की कोई जरूरत नहीं। शेरपा G20 के होते हैं, ये देशों के प्रतिनिधि के रूप में कार्यालयी व ये सब कार्यों को संपन्न करते हैं। शेरपा वर्ड भी आपको समझ में आ गया, सदस्य राष्ट्रों का जो एक प्रतिनिधि होता है शेरपा, ठीक है दोस्तों। ट्रॉइका आपको मैंने पहले ही बता दिया था, ट्रॉइका क्या है? पूर्व, वर्तमान और भविष्य की अध्यक्षता के संदर्भ में एक शब्द यूज किया जाता है। यहाँ पर मैप के अंदर आपको वो सारे 20 देश दिख जाएंगे जो कि G20 के अभी हाल फिलहाल में मेंबर है। G20 क्या, यहाँ पर कुछ बातें लिखी हुई, यहाँ पर आपको देख लेना है। G20 अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का एक मंच है जिसमें 19 देश शामिल है, जिसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की जिसको आप तुर्की बोलते हैं, यूके, अमेरिका, यूरोपीय संघ शामिल है। अब G20 का गठन सदस्य देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय नीति में सहयोग, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार और वैश्विक वित्तीय संकट को टालने के उपाय, सदस्य देशों के आर्थिक विकास और सतत विकास को बढ़ावा देने के मकसद से G20 का गठन किया गया है। तो G20 के गठन का उद्देश्य भी आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों, इस संगठन को गठित करने के पीछे लक्ष्य विकसित और विकासशील देशों को एक मंच पर क्या है, लाना है। विकसित और विकासशील देशों को क्या करना है, एक मंच पर लाना है और दुनिया के आर्थिक मुद्दों पर आम राय बनाने की एक कोशिश करना है कि दुनिया इकोनॉमिक इश्यूज पर कम से कम एकता दिखाए, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेगमेंट भी पसंद आया होगा और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, मेंबर कंट्रीज हैं और एक मैप भी आपके सामने डिस्कस किया गया है, बैकग्राउंड की कुछ चीजें बताई गई हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, भारत की प्राथमिकताएं आपके लिए बहुत जरूरी हो जाती हैं G20 की। G20 के संबंध में भारत क्या सोचता है, भारत की क्या प्राथमिकताएं हैं, ये आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होंगी अगर आप भारत के हैं और ये वीडियो देख रहे हैं। दुनिया के हैं तो भी इंपॉर्टेंट है कि आपको पता चलेगा कि भारत क्या क्या G20 के संबंध में सोचता है। अब प्राथमिकताएं देख लीजिए नंबर से। हरित विकास, ग्रीन डेवलपमेंट, भारत पहले ही ग्रीन डेवलपमेंट में के क्षेत्र में काम कर रहा है। जलवायु वित्त, क्लाइमेट जो फाइनेंस है उसको लेकर के भारत चिंतित है। पर्यावरण के लिए जीवन शैली अपनाने के लिए लाइफ कार्यक्रम पहले ही भारत चला चुका है, यानी कि लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, यानी कि एनवायरमेंट के अनुकूल जीवन शैली जीने के लिए भारत बहुत पहले से ही प्रेरित कर रहा है। भारत में बहुत सारे कार्यक्रम स्वच्छता को लेकर के और एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए पहले ही चलाए जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा, त्वरित विकास, समावेशी विकास और लचीला विकास की बात भारत अपनी चिंताओं के अंदर करता है। साथ ही सतत विकास लक्ष्यों में को प्राप्त करने पर तेजी लाने की बात भी भारत द्वारा की जाती है। तकनीकी परिवर्तन और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की बात भारत की प्राथमिकताओं की चिंता में सर्वप्रमुख है। 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थाएं भी बनाने के बाद भारत करता है और लगातार भारत महिलाओं के नेतृत्व में विकास की भूमिका की बात G20 के अंदर भारत उठाता रहता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि G20 के अंदर भारत की जो प्राथमिकताएं हैं, भारत के इन पर विशेष रूप से फोकस करता है, वो आपको समझ आया होगा। इकोनॉमिक पावर में सुपर है G20 क्योंकि दुनिया की 85% जीडीपी की हिस्सेदारी रखता है ये G20 के जो 20 देश हैं। अब दुनिया की और भी बड़ा परसेंट इकोनॉमी का आएगा क्योंकि 55 देश और शामिल हो रहे हैं अफ्रीकन संघ के रूप में। तो लगभग पूरी दुनिया की जो जीडीपी है उस पर प्रतिनिधित्व उसका करता है G20 या G21। इसमें 85% जो प्रोडक्शन होता है वो G20 देशों का शामिल होता है और 75% हिस्सेदारी होती है अंतरराष्ट्रीय व्यापार में G20 मेंबर कंट्रीज का, जो कि अब बहुत अधिक बढ़ जाएगा क्योंकि 55 अफ्रीकी देश
अफ्रीकन यूनियन के रूप में इसमें शामिल हो रहे हैं। दोस्तों वीडियो हो गया खत्म, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने ऐसी ऐसी चीजें इस वीडियो के अंदर शामिल करने की कोशिश की जो आपके एग्जाम का जो नजरिया है उससे बहुत अधिक महत्वपूर्ण है ये चीजें, ठीक है। और आप लोग विस्तार पूर्वक इस वीडियो को बार बार देखने की कोशिश करना। और हाँ, एक और घोषणा कर देता हूं कि इंटरनेशनल सेक्शन के लिए एक सेपरेट वीडियो अभी इसके जस्ट बाद मैं जरूर लाऊंगा। ये सिर्फ एक चीज इसलिए डिस्कस की गई यहां पर क्योंकि ये एक चीज ही इतनी अधिक इंपॉर्टेंट है कि किसी एग्जाम में 1 से 2 सवाल या 3 सवाल पूछे ही जाएंगे। तो इतने कम समय में अगर 2-3 सवाल पूछ लिए जाते हैं इतने कम समय की वीडियो देख करके, और कुछ हम मेंस के लिए भी कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं, तो 25-30 मिनट देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी एक सीरियस कैंडिडेट के लिए, ठीक है। तो दोस्तों चलिए मिलेंगे अन्य वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। अपना ध्यान आप लोग रखते रहिए और पढ़ाई करते रहिए।